हेलो बच्चों, मैं मुकेश आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीचमेंट एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज क्लास 10th से जो है रसायन शास्त्र का पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। तो जितने भी क्लास 10 से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2024 के लिए जो है तैयारी 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो से जो है लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो आएगा नया वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर जो है कमेंट्स भी करें कि वीडियो कैसा लगा, ताकि कमेंट से क्या होता है कि एक प्रकार का पावर जनरेट होता है, यानी कि एक प्रोत्साहन मिलता है कि वीडियो इस तरह का बनाएं और जो है आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। तो आज जो है हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, और आप लोग जो है इसको समझने का प्रयास करें कि अभिक्रियाएं क्या होती है और समीकरण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हर दिन जो है कुछ ना कुछ हमारे दैनिक जीवन में जो है ना परिवर्तन होते रहता है, यानी कि परिवर्तन जो है अपने जीवन का एक जो है समझिए लक्षण होता है। तो ये चीज़ जो है हम लोग देखते रहते हैं अपने वातावरण के चारों तरफ। जैसे कि अब मान लीजिए दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि लोहे में जंग लग जाना, लोहे का ख़राब हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये हमने पिछले क्लास में भी इस तरह का जो है प्रश्न को 7वां 8वां में भी हल किया है कि रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, तो भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ना कि जो चीज़ हम लोग बना देते हैं तो पुनः उसको फिर से नहीं बना पाते हैं, यानी कि पहले की अवस्था में नहीं ला पाते हैं। तो वैसी अभिक्रियाएं जो होती है ना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि दूध से अगर दही बन गया तो दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं। जैसे कि लोहे में अगर जंग लग करके लोहा ख़राब हो गया तो पुनः पहले की अवस्था में हम लोहा को नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह के जो है जैसे कि हम लोग देखते हैं चावल से भात बनाते हैं, या फिर हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन होता है तो पुनः फिर से भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी परिवर्तन होते हैं उस सभी परिवर्तनों को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो अब जो है रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब जो है ना होते रहता है हमारे दैनिक जीवन में, और ये हमारे आसपास ही होता है। ऐसा नहीं कि ये लैब में घटना घटता है, इसको हम लोग देखते रहते हैं। तो ये जीवन में ये हर क्षण होते रहता है। अब रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो ये एक प्रकार का रिएक्शन है, यानी कि जब भी दो चीज़ को मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ नया बनता है। कुछ ना कुछ क्या होता है कि नया बनता है। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो जल बना, तो एक नया पदार्थ बनता है। जब दो तत्व या यौगिक को हम लोग आपस में मिला देते हैं तो एक नया तत्व का निर्माण होता है जो पहले के तत्व से बिल्कुल अलग होता है, यानी कि उसका गुण ही बदल जाता है। जैसे देख लीजिए दही दही जो बना वो दूध और थोड़ा सा उसमें दही की मात्रा डाला गया जिसको जोड़न भी लोग कहते हैं, और उसको डाल करके जो है यानी कि दही का निर्माण कर दिया। तो दूध में जोड़न थोड़ा सा डाला, जोड़न क्या होता है तो दही का एक छोटा मतलब कि क्वांटिटी कम मात्रा में होता है, जिसको डालने से एक दही का निर्माण हो गया। तो दूध का जो गुण था वो और दही का जो गुण है वो बिल्कुल दोनों अलग होता है। तो दूध का गुण से दही का गुण बिल्कुल अलग होता है, इसलिए जो होता है कि जब दो चीज़ को मिलाया जाता है और नया चीज़ जो बनता है तो उसका गुण बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है पहले से। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या होता है कि अभिक्रिया का मतलब पहले समझ लेते हैं कि अभिक्रिया का मतलब होता है कि दो चीज़ को मिलाना होता है, उसको ओवरलैपिंग कराना होता है, यानी कि दो चीज़ को मिला करके कोई तीसरा चीज़ का निर्माण कराना होता है। कोई भी चीज़ को हम लोग बनाते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा है जिसका निर्माण करते हैं, तो जब तक रेशियो में दो तीन चीज़ को नहीं मिलाते हैं तब तक कोई नया चीज़ बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका पहले से भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि दो या दो से अधिक परमाणु जब परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, जब कोई पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उन पदार्थों के अणु परमाणुओं में टूट जाता है, और इन्हीं परमाणुओं के
फिर से संगठन होने से एक अलग पदार्थ जो कि अणु बनते हैं, और इस प्रकार के जो अभिक्रिया होते रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों इसको अगर परिभाषित करना होगा तो परिभाषा आप दे सकते हैं, देख रहे हैं जैसा कि आपको बॉक्स जो है बॉक्स में दिया हुआ है जो कि रेड कलर का है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, क्या करता है, अभिक्रिया करके नए यानी कि एक प्रकार का अलग नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसको परिभाषा अपने ढंग से देना है, ये नहीं कि किताबी ढंग से दे देना है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, या जब कोई पदार्थ या तत्व अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करता है तो पहले के गुण से एक अलग गुण का पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया ये हो गया, इसमें जो है उसके बाद अगला जो एक अभिकारक आता है, दूसरा प्रतिफल आता है। अभिकारक और प्रतिफल को समझ लेते हैं। अभिकारक जो होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ भाग ले, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो तत्व या फिर यौगिक अगर भाग लेता है तो उस जो भाग लिया उसी को अभिकारक कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि जो भाग लिया, भाग कौन लिया, तो भाग यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाग हाइड्रोजन, भाग में जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन लिया भाग में, यानी कि H2 और प्लस में Cl2। अगर यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दो चीज़ भाग लिया, और भाग लेने के बाद क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है 2HCl। तो यहाँ पर जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहा जाता है, जिसको हम लोग रिएक्टेंट भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रतिफल की बात है, तो प्रतिफल क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया उस पदार्थ से जो नया पदार्थ बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो प्रतिफल और अभिकारक ये दो चीज़ आप समझ चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को समझाने का। वो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, इसको परिभाषित कैसे करना, अभिकारक, इसको लिखना कैसे है, तो जिस टॉपिक पर हम लोगों को लिखना होता है उस टॉपिक को हम लोग लिख लेते हैं पहले। जैसे कि आपको प्रश्न बन जाएगा अभिकारक और प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, तो अभिकारक और प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, तो इसको जैसे हम लिखेंगे, इसको जो परिभाषा करेंगे अपने नोट डाउन करेंगे नोटबुक में, तो लिखेंगे अभिकारक, और अभिकारक लिख करके इस तरह से डैश खींच करके तब इसको परिभाषित करेंगे। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। प्रतिफल का परिभाषा कैसे देंगे, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने के बाद नए पदार्थ का निर्माण करता है ना। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे ही प्रतिफल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप समीकरण देख रहे हैं, समीकरण जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो समीकरण नीचे में दे चुका है कि H2 + Cl2, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये जो है अभिकारक है, और यहाँ पर जो HCl है ये क्या है, ये प्रतिफल है ना। तो अभिकारक और प्रतिफल मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अभिकारक में जो है यानी कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थ जो बनाया है उसको प्रतिफल कहते हैं। उसको इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब आगे समझते हैं अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हमने अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है
है ना। रासायनिक अभिक्रिया का जो परिभाषा है उसको भी देखे और अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है उसको भी समझ गया है। अब हम लोगों को समझना क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया का मतलब भी हम समझा चुके हैं कि अभिक्रिया का मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाना, और दो चीज़ों को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसको यानी कि जो उससे जो हमें विशेषता प्राप्त होती है, उसमें जो गुण हमें मिलता है वही एक विशेषता हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, ये विशेषता। तो रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता है, जैसे पहला है गैस की उत्पत्ति। पहला क्या है, गैस की उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब होता है बच्चों गैस का बनना। तो गैस कैसे बनता है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है। तो वो क्या है, जैसे कि आप जस्ता की अभिक्रिया जो है, जस्ता की अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, अगर जस्ता की अभिक्रिया आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तब जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं या फिर जो है आप यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं। तो अगर अम्ल का अभिक्रिया अगर किसी धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ये गैस का बनना है, पहला विशेषता है कि जैसे कि जस्ता यानी कि जेडन हो गया, और किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से ये होता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो पॉजिटिव को निगेटिव से कराएंगे तो हो जाएगा ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसको बैलेंस करेंगे तो इस प्रकार। तो ये गैस तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जिंक क्लोराइड और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये गैस की उत्पत्ति, ये क्या है, गैस की उत्पत्ति होना। पहला है कि दो चीज़ को अगर अभिक्रिया कराए, कौन कौन सा, जस्ता पर क्या किए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। बच्चों अगर कोई पूछे कि अगर हम जस्ता के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का या किसी भी अम्ल से अगर अभिक्रिया कराते हैं धातु को, तो फिर कौन सी चीज़ की उत्पत्ति होती है, तो कहेंगे भैया हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस का उत्पत्ति होता है। पहला हो गया। अब दूसरा जो है आप देख रहे हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है बच्चों। अवक्षेप जो होता है एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद विलयन से अलग हो जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होता है, विलयन से अलग हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद। पृथक यहाँ लिखा हुआ है, विलयन से पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग होना। जैसे कि उदाहरण में बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन अगर डाल दिया जाए तो सिल्वर क्लोराइड का जो दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप होता है वो प्राप्त होता है, जिसको काछन प्रक्रिया से अलग कर लिया जाता है। तो ये बिल्कुल क्या होता है कि विलयन से अलग हो जाता है। उसके बाद दूसरा है बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका यानी कि अवक्षेप का बनना हो गया। तो ये अभिक्रिया का एक विशेषता है। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि विशेषता लिखेंगे कैसे, तो लिखना इतना डिटेल्स में लिखेंगे या फिर इतना जो पढ़ाया गया ये सब लिखेंगे, तो नहीं बच्चों, इस सब को लिखना नहीं है पूरा। सिर्फ आपको बताना है कि जब भी ये पूछे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें या तीन विशेषताओं को लिखें, तो आपको लिखना है गैस की उत्पत्ति होना, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा अभी हम आगे पढ़ाने वाले हैं, तीसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तीसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन जो है कैसे होता है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंगों में भी परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है वो बैगनी रंग होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, बैगनी रंग के होते हैं। बैगनी रंग के विलयन में अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर नींबू को निचोड़ा जाता है तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब पोटेशियम परमैंगनेट में का जो बैगनी रंग है उसमें अगर थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ें
तो विलयन का जो बैंगनी रंग है वो धीरे धीरे क्या होता है, गायब होने लगता है, यानी कि रंग में परिवर्तन होने लगा। गायब होना यानी कि बैंगनी रंग गायब होना, यानी कि रंग में क्या होना, परिवर्तन होना। जैसे दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट में के अम्लीय विलयन का रंग जो है वो नारंगी होता है, और उसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड का गैस प्रवाहित आप करते हैं तो फिर विलयन का रंग क्या हो जाता है, नारंगी से हरा हो जाता है। तो ये रंग में परिवर्तन कहलाता है कि अगर हम दो चीज़ को मिलाएं तो वो रंग में भी परिवर्तन होता है, ये भी एक विशेषता है। ठीक है। चौथा है ताप में परिवर्तन। ताप यानी कि टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। तो कैसे होता है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद ताप में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए यदि कली चूना उसको कहते हैं जो कि पानी में डालने से पहले जो पैकेट करके जो चूना आता है, जो ढेला होता है चूना का, उसको हम लोग कली चूना कहते हैं। और उसको उस पर अगर आप ड्रॉपर की सहायता से या कोई भी चीज़ से अगर बूंद बूंद करके अगर पानी डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, जिससे अभिक्रिया का ताप, मिश्रण का जो ताप होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग देखते भी होंगे कि जिस टाइम में जैसे दीपावली के टाइम में अक्सर लोगों के घर में जो है यानी कि पुताई का काम चलता है, रंग पेंट होता है। तो वैसे उस समय क्या होता है ना कि लोग चूना ला करके और फिर पानी में जैसे ही डालते हैं तो पानी एक तरह से खौलना चालू हो जाता है। जैसे लगता है कि पहले से उसमें जो है आग में पानी को गर्म करके रखा हुआ है, या आग नीचे से लग रहा है, उस तरह से खौलते रहता है। तो वो ऊष्मा का उत्पन्न होना होता है, जिसको हम लोग ऊष्मा छेपी भी उसको कहते हैं। ये ऑटोमेटिक मिश्रण में जो अभिक्रिया का ताप होता है ना, वो उत्पन्न हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ऊष्मा छेपी भी कहते हैं। तो आपका यहाँ पर एक प्रश्न भी बनता है कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं बड़ी आसानी से कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा के साथ साथ जिसमें ऊर्जा के साथ साथ वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जिसमें वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा का भी जो है अगर उत्सर्जन होता है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत है कि एक प्रखनली में अगर थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड लेकर के उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के बाद बेरियम क्लोराइड, अमोनियम एवं जल बनते हैं। इस अभिक्रिया में मिश्रण का ताप घट जाता है, जिससे प्रखनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होता है। अतः यह अभिक्रिया जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो प्रश्न जो है आपका यहाँ पर एक और बनता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बच्चों घबराने की बात नहीं है, मैं पढ़ाने के बाद हर एक चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर आप लोगों को एक एक प्रश्न करवा दूंगा। इसके लिए घबराना नहीं कि अभी प्रश्न जो है नहीं मतलब कि बता रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को जो है पढ़ाने के बाद मैं हर एक प्रश्न का जो है जवाब आपको करवा दूंगा। तो बस आप लोग जो है वीडियो को अब जो है यानी कि अच्छा से देखना है, और समझ में जब आ जाए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि जो भी मेरा वीडियो नया आएगा वो आप तक जो है पहले यानी कि पहुंचेगा। तो और वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, है ना। तो अब है पाँचवा है अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर के नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तन होकर के जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में बदल जाता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में भी परिवर्तित हो जाता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हर क्षण होती रहती है। उपयुक्त किसी भी एक विशेषता से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की जा सकती है। तो प्रकृति में तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं होते रहता है ना, हर क्षण होता है, और किसी एक विशेषता से भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो अवस्था में जैसा कि आप देख लिए कि अवस्था में जो परिवर्तन, एक मोम जो है वो ठोस होता है, और ठोस मोम को अगर हम जलाते हैं तो मोम जो पिघल करके पानी द्रव जैसा जो गिरता है तो वो द्रव में बदल गया, और जलने के बाद जो
एक प्रकार का धुआं जो है उत्पन्न होता है काले रंग का, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो एक गैस का रूप होता है। तो ये एक अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो किसी भी चीज़ को जलाने के बाद अगर वो उसका परिवर्तन हो रहा है अवस्था में, यानी कि बदल रहा है, तो वो एक अवस्था में परिवर्तन कहलाता है किसी भी पदार्थ के लिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है दूसरा जो टॉपिक था, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषताएं हैं। क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषताएं हैं। पहला बताया गया था कि पहला गैस की उत्पत्ति होना, गैस की उत्पत्ति होना, गैस की उत्पत्ति होना। जिंक की प्लेट पर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डाला जाए तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। दूसरा अवक्षेप का प्राप्त होना बताए थे। दूसरा जो था अवक्षेप का प्राप्त होना बताया गया था। अवक्षेप का प्राप्त होना यानी कि अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन अगर डाल दिया जाए तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि ठोस होता है, जो कि क्या होता है? ठोस होता है। उसके बाद तीसरा हम बताए रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या बताए थे? रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है? पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का होता है, जिसमें नींबू निचोड़ने से उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। चौथा बताए ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन क्या बताया गया? ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए यदि कली चूना के ढेले पर अगर जल का कुछ बूंद गिराया जाए तो वो उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, वो क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। और इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होता है उसको उष्माक्षेपी भी अभिक्रिया कहते हैं। और इसी का उल्टा है, इसी का विपरीत जो है उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो उष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब हो गया कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, और उष्मा का अवशोषण होता है और अभिक्रिया का ताप यानी कि उसको छूने पर यानी कि ठंडक महसूस होता है किसी भी परखनली को छूने के बाद, तो वो उष्माशोषी के अंतर्गत आता है। पांचवा बताए थे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था यानी कि कोई भी ठोस चीज़ है और ठोस चीज़ अगर उसका अवस्था में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाता है अभिक्रिया कराने पर, तो वो अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि एक मोम है, मोम जो कि ठोस अवस्था में है और उसको जलाने पर क्या होता है कि वो द्रव में और गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है आप लोगों को आज हम जो है यानी कि 2 चीज़ का जो है जानकारी दिए। एक तो जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या है और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। अब जो कल का जो वीडियो होगा उसमें रासायनिक समीकरण से संबंधित पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा, है ना। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से क्या हो, लाभ उठाएं। तो चलते चलते जय हिंद, जय भारत।